अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन और एक अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है। अब ये अट्रैक्शन कौन रखता है? हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन होती है, या हम मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं वो एटम के लिहाज से बात करते हैं। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन की बात हो रही है वो एटम से रिलेटेड है। बाज़ औक़ात इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिफ़ाइन करते हुए हम इसको कुछ इस तरह से भी कहते हैं कि ये एटम की एबिलिटी है या एटम की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। वैसे तो हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो वर्ड्स के लिहाज से मतलब लेते हैं या लफ्ज़ी मतलब लेते हैं वो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के लिए, अट्रैक्शन एटम की। डेफिनेशन ये हमारी सिंपल डेफिनेशन नहीं है, हम इसको बस वर्ड्स के लिहाज से या जो दो चीज़ों पर ये मुश्तमिल है उसी लिहाज से कहते हैं कि ये एटम की एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। अभी हमारी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हुई। तो इसको देखते हुए अगर हम एग्जाम्पल देखें, जनरल टर्म में एग्जाम्पल दो को देखते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जब ऐड अप होता है, जाहिर सी बात है अट्रैक्शन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एटम के अंदर दाखिल हो जाता है, उसके शेल का पार्ट बन जाता है, उसके ऑर्बिट का पार्ट बन जाता है। ऐसा नहीं है कि वो उससे वैसे ही दूर ही पड़ा हुआ है और वहाँ ही उसकी अट्रैक्शन हो रही है। तो जब अट्रैक्शन की बात होती है तो मतलब वो एटम का पार्ट है, एटम के साथ लिंक है, ज्वाइन है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब एटम के अंदर ऐड अप होता है या उसके अंदर एंटर होता है तो एटम के लिए वो जो इलेक्ट्रॉन ऐड अप हुआ है वो उसके लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के तौर पर कंसीडर होता है, चाहे वो उसको स्टेबल कर रहा है या किसी भी तरह से, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन के लिहाज से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके पास एक्स्ट्रा होता है। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को ऐड अप कर लेता है तो एक नई फॉर्म हमारे पास आती है, उसे हम एनाइन का नाम देते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है फ्लोरीन की। फ्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा, एक ही एबिलिटी होती है, एक ही इलेक्ट्रॉन को ऐड अप करने की एबिलिटी होती है, तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि अब हमारे पास फ्लोराइड आयन बन गया है। पहले फ्लोरीन एटम था, उसने इलेक्ट्रॉन को ऐड अप किया, अपने अंदर दाखिल किया, अट्रैक्ट किया, उसके बाद अट्रैक्ट करने के बाद वो क्या बन गया? फ्लोराइड आयन। जितने इलेक्ट्रॉन को वो अपने अंदर ऐड करने की एबिलिटी रखता है, कोई भी एटम है, सिर्फ फ्लोरीन की बात नहीं हो रही, कोई भी एटम है वो जितने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करने की एबिलिटी रखेगा उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब उतने ही उसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन शो अप हो जाएंगे। अब यहाँ साथ में कुछ वैल्यूज़ हैं, डेल्टा एच शो किया गया। डेल्टा एच शो कर रहा है कि यहाँ एनर्जी में चेंजेस आई हैं, सिस्टम के अंदर या एटम के अंदर एनर्जी में कहीं ना कहीं चेंजेस आई हैं। उन चेंजेस को हम वैल्यू के तौर पर देखें तो वैल्यू आती है 328 किलो जॉल पर मोल। एनर्जी का यूनिट जो हम ले रहे हैं वो किलो जॉल पर मोल है और साथ में इसके माइनस का सिंबल है, यानी वैल्यू जो है वो 328 किलो जॉल पर मोल है, लेकिन माइनस हमारे पास एक चीज़ को इंडिकेट कर रही है, वो ये कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन के अंदर ऐड अप होगा या किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड अप होता है तो उस दौरान कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, यानी सिस्टम में से निकलती है, यानी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को रिलीज़ करता है। किलो जॉल पर मोल को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ये हमें ये बताता है कि फ्लोरीन का एटम है, ये फ्लोरीन का 1 मोल है। मोल को कंसीडर करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में हमने मोल को पढ़ा हुआ है अच्छे से, कि अगर हमारे पास फ्लोरीन का 1 मोल है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो हमारे पास 1 मोल ऑफ फ्लोराइड आयन बनाने के लिए -328 किलो जॉल पर मोल ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हुए हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को मुकम्मल तौर पर डिफ़ाइन करते हैं, प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन करते हैं। तो बनती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहाँ भी हमारे पास एटम की जो फॉर्म दी गई है वो क्या है? आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम को हमने पहले डिस्कस किया था जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ रहे थे या हम आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ रहे थे। हाँ, हमने आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो हमने कोवलेंट को पढ़ा था। तो आयनाइजेशन एनर्जी में हमने आइसोलेटेड गैसियस एटम को डिस्कस किया था। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज के वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिलीज होती है कब? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड अप करते हैं इन आउटर मोस्ट शेल,
किसी एटम के वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट मतलब आखिरी शेल, वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो वो हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी या ये पूरा जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। कि जब हमने इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के वैलेंस शेल में ऐड अप करना है तो उस दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। अब हम बाकियों की तरह इसमें भी बात करते हैं ट्रेंड की, पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड की बात करते हैं। पहले हम पीरियड को डिस्कस करते हैं। पीरियड मतलब जब हमने पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करना है, हमें पता है बहुत सी चीज़ों को हमने पहले भी डिस्कस किया, जैसे कि साइज़ की बात करें तो पीरियड में साइज़ डिक्रीज होता है, और जब साइज़ एटम का डिक्रीज होता है उस दौरान एक फ़ायदा ये होता है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है अपने इलेक्ट्रॉन के लिए या इलेक्ट्रॉन के लिए इंक्रीज हो जाती है। न्यूक्लियस की पावर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, दो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ शो की हैं। एक एटम है उसका साइज स्मॉलर है और एक एटम है हमारे पास उसका साइज जो है वो लार्जर है। इसके करीब कोई इलेक्ट्रॉन आएगा या इसके करीब कोई इलेक्ट्रॉन आएगा। अब हमने इन दोनों में डिफरेंस को डिस्कस करना है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा होगी और न्यूक्लियस जल्दी से इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड कर सकता है, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा है। इवन उसकी अपने इलेक्ट्रॉन के लिए भी ज़्यादा है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा ही होगी, इतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा। जब हम इस एटम की बात करते हैं, यहाँ जो है वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ तक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती है लेकिन ज़्यादा नहीं होती। तो अगर हम बात करें यहाँ अफिनिटी की, तो इस एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए अफिनिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड अगर हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने ही इलेक्ट्रॉन के लिए कम है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, कम नहीं होगी ज़रूर लेकिन कम होगी। ठीक है, ये होगी बात अफिनिटी की, यानी कि अट्रैक्शन की, कि इसकी जो अट्रैक्शन है वो हमारे पास क्या है, ज़्यादा है और इसकी अट्रैक्शन कम है। यानी हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है और यहाँ जो अफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो कम है। अगर हम इसको एनर्जी के साथ भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन में एनर्जी रिलीज़ करने की बात की है, वो कैसी होती है, जब हम बात करते हैं एनर्जी की सिस्टम के साथ स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस के करीब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो सिस्टम होता है, पूरा एक एटम का सिस्टम होता है, वहाँ स्टेबिलिटी लेवल ज़्यादा होता है, वहाँ एनर्जी की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है। हम मोस्टली बात करते हैं स्टेबिलिटी लेवल ज़्यादा होता है। वहाँ हमारे पास न्यूक्लियस के करीब जो चीज़ें हैं उनको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को या वहाँ इलेक्ट्रॉन को दाखिल करना चाहते हैं या कुछ भी वहाँ वर्किंग करना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए इतनी आसान नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास वहाँ जब हम इलेक्ट्रॉन को एंटर करते हैं तो हमें स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस करनी पड़ती हैं, वहाँ एनर्जी लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, मतलब डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हमें कवर अप करनी पड़ती है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड अप हो जाता है तो उसके बाद अपने आप को एक स्टेबल एक लेवल तक लाने के लिए एटम को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा हमारे लिए काम हो जाता है कि एनर्जी, अब एटम जो है वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, लेकिन फ़ायदा ये हो जाता है कि साइज छोटा होने से एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर आसानी से ऐड अप कर सकता है। काम जो है वो हमारा आसान हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा होती है। लेकिन वो स्टेबिलिटी के लेवल की बात करें, एनर्जी सिस्टम की एनर्जी की बात करें, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि एनर्जी हमें रिलीज़ करनी पड़ती है या एटम खुद ही रिलीज़ कर देता है सिचुएशन के हिसाब से। अगर हम बात करते हैं यहाँ जब साइज़ हमारे पास लार्जर है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो वैलेंस शेल तक कम है, यानी वहाँ हमारे पास स्टेबिलिटी का लेवल इतना ज़्यादा नहीं है। हम वहाँ जो काम करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिहाज से या निकालने के लिहाज से। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम एनर्जी के साथ डील करते हैं, स्टेबिलिटी के साथ डील करते हैं, तो वहाँ हमारे पास कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। तो दोनों लिहाज से हमारे पास लेवल कम है कि अगर हम अफिनिटी की बात करें तो भी कम है, अगर हम एनर्जी रिलीज़ करने की बात करें कि उस दौरान अगर एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो भी हमारे पास क्या होती है, कम होती है। ठीक है, यहाँ इन दोनों एग्जाम्पल से आपको यहाँ ग्रुप का भी थोड़ा सा समझ आ गया होगा। ग्रुप का क्या है, क्योंकि ग्रुप में जब हम बात करते हैं तो ग्रुप में साइज़ इंक्रीज़ होता है,
ठीक है, मोस्टली ग्रुप में साइज एटम का इंक्रीज होता है, उस दौरान शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है, मतलब नंबर ऑफ शेल जो है वो भी इंक्रीज हो रहे होते हैं। पुअर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, वही बात आ गई, जब साइज लार्जर हो जाता है तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉन के लिए ही कम होती है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ होनी है वो भी कम होगी। जब एनर्जी रिलीज़ कम हो रही है तो मतलब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी कम शो होती है, लेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू। एग्जाम्पल की बात करें तो हम आयोडीन और क्लोरीन को डिस्कस कर रहे हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करते हैं तो बहुत से एलिमेंट एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, मतलब हमारे पास जो हम ट्रेंड पढ़ते हैं, ये जो जनरल ट्रेंड हमने पढ़ा है ग्रुप और पीरियड का, ये सारे एलिमेंट सेम नहीं शो करते हैं, मतलब ये सब के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता। बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है जो हम जनरल ट्रेंड पढ़ते हैं। अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करें तो हम एग्जाम्पल लेते हैं आयोडीन एंड क्लोरीन की, ठीक है। आयोडीन का साइज जो है वो लार्जर होता है, क्लोरीन का साइज जो है वो स्मॉलर होता है। अब स्मॉलर और लार्जर के लिहाज से जो हमने पहले बातें डिस्कस की हैं उससे हमें पता चल जाएगा कि आयोडीन का लार्जर साइज है, मतलब उसकी वैल्यू कम होगी, 295 है उसकी। क्लोरीन की बात करें उसका स्मॉलर साइज है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। स्टेबिलिटी लेवल को हमने अगर डील करना है तो क्लोरीन जो है वो स्मॉलर साइज है तो एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज करेगा, जो कि है 349, ठीक है। वैल्यू हमारे पास जो है वो 349 है, 295 है, माइनस हमारे पास हमने अपनी कंडीशन के लिहाज से शो करना है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्चुअल में रिलीज हो रही है, इसलिए हमने साथ में माइनस लगाया है। अब इसमें हमारे पास मैथ वाला रूल नहीं आएगा कि हमारे पास जब वैल्यू माइनस में होती है तो हम उसको ओ लिहाज से शो करते हैं, उसको ओ लिहाज से काउंट करते हैं, तो यह हमारे पास एक्चुअल में माइनस हमने इस इंडिकेशन के तौर पर लिया है कि हमारे पास एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। हमारे पास दो टेबल बने हुए हैं बुक में आपके, जब आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला पेज ओपन करेंगे, दो टेबल बने हुए हैं, एक पीरियड के लिहाज से एक ग्रुप के लिहाज से, वो आपने नहीं करना है, वो जब इंशाल्लाह जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी हम उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसको अच्छे से लर्न करना है।